मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र भाग 2 अध्याय 3 कृषि पढ़ेंगे। ठीक है, हम कृषि को आज आगे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि भारतीय कृषि के समक्ष कौन कौन सी समस्या है इसके संबंध में हम पढ़ेंगे, है ना। तो भारतीय कृषि की समस्या में सबसे पहला आता है मानसून पर निर्भरता, है ना। तो भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है ना। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है ना। इसका एक कारण है सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, है ना, क्योंकि हमारे देश में जो कृषि की जाती है वो आधे से अधिक की जो कृषि भूमि है वो मानसून पर ही निर्भर है और बहुत ही कम क्षेत्रों में है कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस कारण से ये एक प्रकार से मानसून का जुआ होता है ना। लगभग 35% खेती में जो है 35% भाग भूभाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है ना। तो समुचित सुविधा के अभाव में नए बीज, खाद और तकनीक जो लाए जाते हैं, है ना, वो भी क्या है उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि तो सिंचाई सुविधा पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है। दूसरा है भारतीय कृषि की समस्या में प्राकृतिक आपदा, है ना। प्राकृतिक आपदाएं भी भारतीय कृषि के समक्ष समस्या है, जैसे ओलावृष्टि होता है, अतिवृष्टि है, सूखा, है ना, फसलों में कीड़ा लग जाना, कीटों का लग जाना आदि से भी भारतीय कृषि क्या है प्रभावित होती है। ये सभी प्राकृतिक जो तत्व है भारतीय किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, है ना, उसके जो प्रयास होते हैं उसमें ये बाधक सिद्ध होते हैं। तीसरा भारतीय कृषि की समस्या है साख का अभाव। तो भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है साख का अभाव, है ना। किसानों को बीज, खाद, उर्वरक आदि खरीदने के लिए, है ना, धन की आवश्यकता होती है। तो पर्याप्त मात्रा में इनको, है ना, साख की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिस कारण से इनको क्या है साहूकारों से और जैसे गैर संस्थागत साधनों से इनको, है ना, धन उपलब्ध कराना पड़ता है, वहाँ से धन लेना पड़ता है, जिस कारण से इनको, है ना, बदले में इनका वित्तीय शोषण अधिक होता है, मतलब इनको ज़्यादा राशि इनको चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी भारतीय कृषकों के लिए समस्या है। चौथा है परंपरागत दृष्टिकोण। तो भारतीय किसानों का दृष्टिकोण आज के इस आधुनिक युग में भी परंपरागत है ना, कि जो खेती करने का जो तरीका है आधुनिक युग में भी वो परंपरागत तरीके से करते हैं। तो ये एक समस्या है, क्योंकि किसानों को खेती सिर्फ फसल उगाने तक, है ना, सीमित नहीं है। वो क्या किसान जो है इसको सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं मानते हैं, क्योंकि आज कृषि का क्या है व्यवसायीकरण हो गया है ना। तो इस स्थिति में व्यवसायीकरण हो गया है, तो इस स्थिति में उनको जो कृषि के अंतर्गत जो आधुनिक साधन है उनका अधिक से अधिक उनको उपयोग करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके और लाभ ले सके। लेकिन अभी देखा जाता है जो कृषक है ना, वो परंपरागत साधनों पर ही ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो ये भी एक भारतीय कृषि की समस्या है। पांचवा है व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। तो विपणन मंडियों की जो संख्या है ना, वो बहुत कम है, तो ये भी एक समस्या है। विपणन प्रणाली क्या है अव्यवस्थित होता है, तो ऐसी समस्या भी इनके सामने आती है। अव्यवस्थित विपणन प्रणाली की समस्या आती है, जिसके फलस्वरूप जो छोटे किसान हैं, है ना, बड़ी संख्या में आज भी अपनी उपज मंडियों में कम कीमत पर बेच रहे हैं। इसका कारण है विपणन प्रणाली का व्यवस्थित ना हो पाना, है ना, जिससे उनको उपज का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है और वे धीरे धीरे, है ना, निर्धन होते जा रहे हैं। छठवां भारतीय कृषि की समस्या है जोतों का अनार्थिक आकार। तो भारत में कृषि जोतों का आकार, है ना, वो अनार्थिक है। ठीक है, तो भारत में जो जोतें हैं वो केवल छोटी ही नहीं है, बल्कि बिखरी हुई भी है। तो इससे उत्पादन के अन्य साधन जो है उनका पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो पाता, है ना। तो जोतों का अनार्थिक आकार भी भारतीय कृषि के समक्ष एक प्रकार से, है ना, समस्याएं हैं। 3 अब हम आगे बढ़ेंगे भारतीय कृषि में सुधार, है ना। भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया गया है, सुधार के दिशा में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतीय कृषि का जो पिछड़ापन है ना, इसको दूर करने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, है ना, बहुत सारी नीतियों को अपनाया। तो योजना काल के दौरान सरकार की कृषि नीति के जो मुख्य निम्नलिखित जो तत्व होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। पहला है भूमि सुधार। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में
जमींदार, साहूकार आदि का वर्चस्व होता है ना, इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। तो ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान वसूल करते थे ना, किसानों से ये लगान वसूल करते थे और खेतों में और कृषि के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं करते थे। तो कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधार भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना। आज़ादी के 1 वर्ष बाद ही देश में मध्यस्थों के उन्मूलन जैसे कदम उठाया गया है ना। मध्यस्थ ने जो किसानों के अनाजों को कम कीमत पर खरीद करके दूसरी जगह पर ज़्यादा कीमत पर बेच देते हैं, ऐसे मध्यस्थ होते हैं। तो उनको उन्मूलन यानी इस समस्या से उनको निपटने के लिए प्रयास किया गया। कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाया जा सके, ऐसा उपाय अपनाया गया है ना। तो इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को देने के लिए प्रेरणा देगा। इसके अलावा कृषकों को है ना कृषकों के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। और आगे देखेंगे इसके बाद है ना, पहला है भूमि सुधार हो गया, दूसरा है तकनीकी सुधार। तो तकनीकी सुधार को प्रौद्योगिकी सुधार भी कहा जाता है। तो भारत में कृषि के क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए निम्न कदम उठाए गए। पहला है इसमें उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग है ना। तो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जिसके प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि होने लगी है ना। और साथ ही इसी के साथ ही हरित क्रांति भी आई। तो इससे उत्पादन बढ़ गया तथा वितरण के लिए राष्ट्रीय बीज निगम की भी स्थापना किया गया। इसी प्रकार रासायनिक खादों का भी प्रयोग किया गया उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, और वैज्ञानिक ढंग से खेती का प्रबंध किया गया है ना। कीटनाशकों का भी प्रयोग किया गया और खेतों में अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए और कार्य अति शीघ्र हो जाए इसके लिए खेती के जो यांत्रिक साधन है उसका भी उपयोग किया गया है ना। भारतीय कृषि में सुधार के लिए ना भूमि सुधार और तकनीकी सुधार है ना, इसके अलावा सुधार किए गए जिसको हम सामान्य सुधार के अंतर्गत इसको हम रखते हैं ना। तो सामान्य सुधार में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है ना, और किसानों के लिए साग की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जैसे हमने पढ़ा कि जो छोटे किसान और मध्य किसान होते थे, मध्यम वर्गीय, उनको साग की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी, जिस कारण से क्या करते थे, साहूकार और दलालों के चक्कर में आ जाते थे, जिस कारण से उनको है ना उधार लेना पड़ता था और उधार के बदले में उनको जो धनराशि बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया है ना, बैंक के माध्यम से उनको कम ब्याज पर उनको राशि प्रदान किया गया, उनको है ना वित्त की सुविधाएं प्रदान किया गया। चौथा है कीमत समर्थन नीति। तो बाजार की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए है ना, और इनके फसल को सुरक्षित रखने के लिए और साथ ही किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कीमत समर्थन नीति लाया गया। इसका उद्देश्य यह था कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य उनको प्राप्त हो जाए है ना। जैसे कि ये मध्यस्थ होते थे है ना, जो बीच में जो दलाल होते थे, तो ये इनके फसल को कम कीमत पर खरीद करके दूसरी जगह ज़्यादा कीमत पर बेच देते थे, जिस कारण से कृषक अपने उपज का सही दाम नहीं दे पाते थे। तो कीमत समर्थन नीति के अंतर्गत है ना इनको विपणन की व्यवस्था प्रदान किया गया, जिस तरह से किसान अपने उपज का सही मूल्य प्राप्त करने लगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे के अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे। थैंक यू। बीच वाला। हाँ सर।